हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ह्यूमन ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारे बॉडी का 7% वेट क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसका pH 7.4 होता है, यानी ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। वही ये 5 to 6 लीटर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। यानी कि अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि ½ लीटर ब्लड की मात्रा क्या होती है, मेल के कंपैरिजन में कम पाया जाता है। ठीक है, अब इसे ब्लड को स्टडी करने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटेंगे। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो 60% कंज्यूम करता है, वही जो ब्लड कॉर्पल्स होता है वो 40% कंज्यूम करता है। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं पहले ब्लड प्लाज्मा से। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसका हम कंपोजिशन देखेंगे। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा में टोटल 90% वाटर होता है, बाकी 7% प्रोटीन होता है, बाकी 0.1% ग्लूकोज, 0.9% साल्ट और बाकी अदर कंपाउंड होता है। ठीक है, तो उसके अलावा एक और टर्म आता है, वो होता है सीरम। सीरम क्या होता है, जब हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्या होता है कि हम फिब्रोजिन प्रोटीन और अदर प्रोटीन को अगर हम रिमूव कर देते हैं ब्लड प्लाज्मा से, तो वो ब्लड प्लाज्मा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का क्या काम है कि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। अब ब्लड प्लाज्मा के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आरबीसी के बारे में बताऊंगी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट भी होता है। ठीक है, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव शेप होता है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें एक्सेप्शन भी है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि कैमल और लेमा जो 2 एनिमल है जिसमें क्या होता है, जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा आरबीसी का बात करें तो ये रेंज में 5 to 6 मिलियन रेंज में ये पाया जाता है ह्यूमन ब्लड में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। एक होता है हेम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ठीक है, हेम जो होता है वो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, हेमेटिन, जिसके इसी के कारण क्या होता है कि हमारे आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड होता है। और ग्लोबिन होता है एक प्रोटीनियस कंपाउंड जो कि हेम के साथ मिलकर क्या हो जाता है, एक्सट्रीमली कैपेबल हो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए। ओके, ठीक है, अब हेमोग्लोबिन के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद मैं बताऊंगी कि जो आरबीसी को काउंट करने के लिए एक मशीन होता है, उस मशीन का क्या नाम है, उस मशीन का नाम है हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, अब अगर हम एक और टर्म बताती हूँ कि अगर हम सोए हुए हैं, ठीक है, कोई सोया हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी का जो काउंट होता है वो 5% क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वही अगर हम हाई अल्टीट्यूड यानी कि 4000 प्लस मीटर अल्टीट्यूड में हम जाएंगे तो आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है, वो क्या होता है 30% क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब आरबीसी के बारे में और सारा फैक्ट मैं बताती हूँ कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है, वो होता है रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, वहीं क्या होता है कि इसका स्टोरेज क्या, ब्लड जितने भी ब्लड है उसका स्टोरेज जो होता है वो किसमें होता है, स्प्लीन में होता है। वही जब हमारा आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव स्टेज में होता है यानी ख़त्म होने वाला रहता है, तो वो कहाँ जाके ख़त्म होता है, लीवर या फिर स्प्लीन में। इसी कारण क्या होता है कि लीवर को कभी कभी क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका लाइफ स्पैन होता है 20 to 120 डेज। ओके, तो ये मैंने बता दिया आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी के बारे में एक और फैक्ट ये होता है कि अनीमिया एक डिजीज होता है। जब हमारे क्या होता है कि ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा डिजीज होता है, वो डिजीज का नाम होता है अनीमिया। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब दूसरा क्या था, वो दूसरा था डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये रेंज में होता है 5000 to 10,000 के रेंज में पाया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वही क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 2 से 4 दिन लाइफ स्पैन होता है। ये भी सेम आरबीसी की तरह कहाँ फॉर्मेशन इसका होता है, बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, और वही ये ख़त्म कहाँ होता है जाकर, ये ख़त्म होता है स्प्लीन लीवर में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कि इसे हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नहीं 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, और फर्दर हम क्या करेंगे, ग्रेनुलोसाइट को स्टडी करने के लिए 3 भागों में बांटेंगे। ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट कौन सा है, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है बेसोफिल्स, तीसरा होता है स्टेनोफिल्स। वही हम एग्रेनुलोसाइट का बात करें तो उसे 2 भागों में बांटेंगे, एक लिम्फोसाइट होता है और दूसरा होता है मोनोसाइट। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताऊंगी। ये न्यूट्रोफिल्स जो होता है पूरे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा 70% क्वांटिटी में यही पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का, ये हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस में। ठीक है, वही इसेनोफिल्स का क्या काम होता है कि ये प्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या करता है कि फाइट करने में ये क्या करता है, अपना प्रोड्यूस करके क्या करता है, फाइट करने में काम आता है। कब, जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, वहीं बेसोफिल्स का क्या काम होता है कि ये जब ये प्रोड्यूस करता है रिएक्शन अगेंस्ट किसके, इन्फ्लामेटरी और एलर्जी के केस में क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या जान लिया, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम था, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। उसके बाद हमने बताया था कि बेसोफिल्स का क्या काम था कि इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शन का प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसेनोफिल्स जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में फाइट करने क्या हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट में हमने क्या पढ़ा था कि 2 पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट था, पहला पार्ट था मोनोसाइट और दूसरा था क्या, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है कि ये स्पेसिफिक इम्यूनो रिस्पॉन्स को क्या करता है, जनरेट करता है, जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल जर्म किलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके अलावा मोनोसाइट का क्या काम होता है कि ये लड़ता है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो रहते हैं उन सब के अगेंस्ट में ये लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी के बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स का, वो क्या है, वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को अगर हम इसका रेंज कहेंगे तो इसका रेंज क्या होता है, 25,000 से 30,000 50,000 तक इसका रेंज जाता है। नहीं सॉरी, इसका रेंज जाता है 25 लाख से 30 लाख तक इसका रेंज जाता है। ठीक है, और इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 3 से 5 डेज तक इसका लाइफ स्पैन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आरबीसी की तरह इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। ओके, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग का मैंने बात बताया, तो अब मैं बताऊंगी कि इसका ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ब्लड प्लाज्मा में एक फिब्रोजिन प्रोटीन का बात किया था। ठीक है, तो इस फिब्रोजिन जो प्रोटीन होता है उसका इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में एक मेन रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानें कि थ्रोम्बिन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, थ्रोम्बिन का निर्माण होता है कि सबसे पहले थ्रोम्बिन का देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम, ये तीनों मिलके क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। ठीक है, और यही थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन, ठीक है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजिन क्या होता है, मिलके क्या बनता है, फिब्रिन बनता है। ठीक है, और जो फिब्रिन बना वही फिब्रिन क्या होता है, ब्लड कॉर्पसल्स के साथ जुड़कर क्या बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने जाना। ठीक है, अब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हम जान गए, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किस ईयर में, 1900 में। ठीक है, और उसी के 30 साल बाद यानी 1930 में उन्हें इसके लिए क्या, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि हमारे ब्लड में जो होता है, ब्लड कॉर्पसल्स में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है बहुत तरह का। ठीक है, ये 4 तरह का होता है, तो उन्हें उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या दिया, उन्होंने उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया एंटीजन। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड ग्रुप में इसके अनुसार ब्लड ग्रुप 4 हो गया, ए
बी, ए बी और ओ होता है, ठीक है, यानी कि एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, ठीक है। और उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपोजिट में हम अगर देखेंगे तो हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स में मैंने क्या बताया कि एंटीजन पाया जाता है, वही ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, इसके अपोजिशन में एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम अपने ब्लड ग्रुप में देखेंगे कि हमारे ब्लड में एंटीजन ए पाया गया है, ठीक है, तो हमारे ब्लड में उसी ब्लड में एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ठीक है। अगर एंटीजन हमारे पास बी हुआ तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट। अगर सेम केस अगर हो गया एंटीजन ए के साथ अगर एंटीबॉडी ए हुआ तो ये क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसी कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ़र होता है, तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि सेम ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, यानी कि एंटीजन ए के साथ एंटीजन ए नहीं मिले, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं मिल सके, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो वो रिजल्ट हो जाता है एग्लूटिनाइजेशन ऑफ ए ब्लड, ठीक है, ये टर्म होता है। इससे क्या होता है कि ये रिजल्ट में क्या होता है कि डेथ में इसका रिजल्ट से क्या होता है कि आदमी का डेथ भी हो सकता है। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में हुआ तो ज़्यादा इफेक्टिव शुरू में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में अगर ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ग्रुप सेम के अगर एंटीजन ए का एंटीबॉडी ए के साथ हो गया या एंटीजन बी का एंटीबॉडी बी के साथ हो गया तो क्या रिजल्टेंट होता है कि एग्लूटिनाइजेशन ऑफ ब्लड होता है और पर्सन का इसमें डेथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म होता है, एक होता है रेसस ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये रेसस ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था किसने, वही साइंटिस्ट लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट वीनर है, उन्होंने 1940 में किया था, ठीक है। उन्होंने ये ब्लड ग्रुप पाया था रेसस मंकी में। उसके अनुसार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप रेसस पॉजिटिव हुआ, उसमें अगर रेसस निगेटिव का ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है तो इसमें भी वही सेम रिजल्ट होता है, एग्लूटिनाइजेशन ऑफ ए ब्लड होता है, ठीक है। अब हमने बता दिया एग्लूटिनाइजेशन ऑफ ए ब्लड। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप का हम अगर देखेंगे कि पेरेंट्स में मदर फादर में ब्लड ग्रुप अगर ये रहेगा तो उसमें के चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटी रहेगा ब्लड ग्रुप पाने का, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। अगर देखिए फादर मदर का ब्लड ग्रुप ओ दोनों का सेम होगा तो ठीक है, चाइल्ड में क्या ब्लड ग्रुप आएगा, ओ आएगा, ठीक है। अगर फादर मदर का क्या होगा, एक का ओ रहेगा एक का ए रहेगा तो बच्चा का क्या संभावना रहेगा, ओ या फिर ए का, ठीक है। अगर ओ या बी रहेगा, ठीक है, ओ या बी रहेगा तो उसमें संभावना रहेगा ओ या बी बनने का। अगर ओ इंटू ए बी रहेगा, ठीक है, पेरेंट्स का ओ किसी पेरेंट्स का ए बी, ठीक है, तो संभावना रहेगा ए या बी बनने का। उसके बाद अगर ए क्रॉस ए रहेगा, ठीक है, तो ए या फिर ओ बनेगा पॉसिबिलिटी चाइल्ड का। उसके बाद ए क्रॉस बी में ओ बी ए बी, यानी कि सारा पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। ए क्रॉस ए बी में ए बी क्रॉस बी में बी और ओ, बी क्रॉस ए बी में ए बी और ए बी क्रॉस ए बी में ए बी और ए बी, ठीक है। तो ये टेबल था, ठीक है। अब ये टेबल में हम याद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कि जिस ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे ओ रहता है पेरेंट्स में तो उसके चाइल्ड में हम देखेंगे कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और जिस ब्लड ग्रुप में हम देखेंगे ए बी होता है तो उसके चाइल्ड में हम देखेंगे कि ओ नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें से एक चीज़ ध्यान देंगे ये वाला, ठीक है, ओ क्रॉस ए बी, यानी कि ओ और ए बी इसमें क्रॉस हो रहा है तो इसमें क्या बन रहा है, केवल ए और बी बन रहा है, ठीक है। तीन बात याद रखेंगे, क्या, अगर हमारे पेरेंट्स में ओ रहेगा तो चाइल्ड में ए बी नहीं रहेगा और फिर अगर पेरेंट्स में ए बी रहेगा तो चाइल्ड में क्या नहीं रहेगा, ओ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये। एक और बात कि ओ को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है और वहीं ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा ये चार्ट, हमने देख लिया, हमने ब्लड ग्रुप के बारे में जान लिया, हमने ब्लड का सारा टाइप्स भी जान लिया, ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड ब्लड प्लाज्मा के बारे में जान लिया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।